Good morning, all of you. I am from Sarda Southern Group of Education and today we solve the model paper of class 10th. तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आज किस चीज का मॉडल पेपर अपन सोल्व करने वाले तो वो साइंस का हो जाएगा। देखिए जो पेपर होगा ना साइंस का वो कितने टाइम का होगा, इसके अंदर जो टाइमिंग दी हुई होगी वो होगा 3 घंटा और आपके पास में होंगी 15 मिनट। 15 क्या होंगे आपके पास में मिनट दी हुई होंगी। पेपर जो है वो टोटल अपने आएगा 80 मार्क्स का। इस 80 मार्क्स में अपने पास में सेक्शन दिए हुए होंगे जिसमें 3 सेक्शन आएंगे ए, बी और सी। जो सेक्शन ए होगा उसके अंदर तो क्या होगा, उसके अंदर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए या फिलिंग द ब्लैंक वाले सारे किस में आ जाएंगे, इस ए के अंदर। बी में शॉर्ट आंसर हो गए, थोड़े बड़े साइज के हो गए, वो बी में आएंगे। और जो सी है उसके अंदर सारे आएंगे डायग्राम ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करके, तो वो सारा किस में आएगा, सी में। तो चलिए अब आगे से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द लंग्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। कि जो हमारे लंग्स है वो मानव के कौन से सिस्टम के पार्ट है। तो हम बात करें यहाँ पे 3 सिस्टम दिए हुए हैं। फर्स्ट सिस्टम जो है वो, सॉरी ये सिस्टम नहीं है, न्यूट्रिशन के बारे में दिया हुआ है। तो न्यूट्रिशन जो है वो हर इंसान को रिक्वायर होता है, क्योंकि हर किसी को अपना पोषण करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे अगर सेकंड ऑप्शन देखें तो वो दिया हुआ है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन जो है मींस उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रेशन के बारे में अगर बात करें तो ये कुछ सिस्टमों से मिलकर इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है इसका किडनी हो गई। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम के पास में किडनी पाई जाती है, तो यहाँ लंग्स का तो कोई काम ही नहीं है। तो मींस इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये भी क्या हो गया, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। फर्स्ट ऑलरेडी रॉन्ग था इसका। अब थर्ड की बात करें तो रेस्पायरेशन मींस श्वसन। रेस्पायरेशन की अगर बात करें तो जो लंग्स है वो आएंगे हमारे इस रेस्पायरेटरी सिस्टम। लेकिन फिर भी एक बार इस फोर्थ ऑप्शन को और देखें तो सर्कुलेशन मींस ब्लड, जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा, वो किस में आएगा, सर्कुलेशन के अंदर आएगा। तो मींस ये वाला भी ऑप्शन गलत है। जब भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो फर्स्ट जो हमें चीज देखनी चाहिए वो होती है कि इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्योंकि आंसर जो है क्वेश्चन का वो हमेशा हमें कहां से देख के पता चलेगा, इसके ऑप्शन से देख के पता चलेगा। तो मींस इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रेस्पायरेशन। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की, अमोंग द फॉलोइंग विच इज प्लांट हार्मोन। इन जो जितने भी ये दिए हुए हैं हमारे पास में ऑप्शंस, इनमें से कौन सा है जो प्लांट हार्मोन है। जो फर्स्ट दिया हुआ है वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो प्लांट हार्मोन नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। अगर बात करें सेकंड की थायरोक्सिन, तो ये भी एक ह्यूमन हार्मोन है, तो सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल से गलत है। जो सी दिया हुआ है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये किसमें पाया जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये कोई प्लांट हार्मोन नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। अब बात करें डी ऑप्शन की, ये है ऑक्सिन। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जो प्लांट के टिप एरिया पे पाया जाएगा। जैसे कि मेरे पास में एक प्लांट है यहाँ पे, इसका जो टिप एरिया होगा यहाँ पे क्या पाया जाएगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या काम करता है कि कोई भी प्लांट है उसमें ग्रोथ का काम करेगा। इस ऑक्सिन के साथ में और भी प्लांट हार्मोन होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखें तो साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो क्या है, प्लांट हार्मोन है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। सो आगे देखते हैं अभी। द थर्ड क्वेश्चन इज विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखो जो जेनेटिक्स का फादर है उसको वो हम कहेंगे मेंडल को। अब यहाँ पे एक चीज और है, वो दिया हुआ है मॉर्गन, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे आके अटक जाते हैं कि मॉर्गन क्यों नहीं है, मेंडल ही हमने इसका आंसर क्यों दिया है। तो देखो जो मॉर्गन है उसने भी क्या किया था, जेनेटिक्स के बारे में वो आया और उसने जेनेटिक्स के बारे में इतनी बातें बताई कि लास्ट तक अभी कुछ उसने जेनेटिक्स में छोड़ा ही नहीं है और कुछ रिसर्च करने के लिए। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो सी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग करी थी जेनेटिक्स की और इसने जेनेटिक्स का क्या कर दिया, एंड कर दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब बात करें फोर्थ क्वेश्चन की। द फोर्थ क्वेश्चन इज विच केमिकल इज यूज्ड इन
फोटोग्राफी, जो हम फोटोग्राफी करते हैं उसमें कौन सा केमिकल है जो यूज में आएगा? यहाँ पे दिए हुए हैं सिल्वर ब्रोमीन, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब 7 क्वेश्चन है, विच apparent displacement of a pencil partially immersed in water, कि जब हम लोग एक पेंसिल को किसी भी एक, मान लो एक हमारे पास में एक गिलास ले लिया, उस ग्लास के अंदर हमने वाटर फिल किया और उसमें फिर हमने एक पेंसिल जब रखी तो हम देखेंगे, जब बाहर से इसको देखेंगे तो कुछ तिरछी दिखेगी हमें ये। तो इसका दिखने का रीजन क्या था? तो इसका दिखने का रीजन जो है वो है रिफ्रैक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। द ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। द 8th क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई ए रियल इमेज फॉर्म, कि जो ह्यूमन आई है उसके अंदर जो रियल इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगी? देखो इसमें कुछ हिस्से दिए हुए हैं, एट रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, बिहाइंड द रेटिना, नन ऑफ अबाउ। तो जो रेटिना जो है, जैसे ह्यूमन की आई अपन बनाए तो रेटिना जो है वो यहाँ पे पाई जाएगी। तो इनके अंदर जब भी कोई इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? कुछ इस तरीके से बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रियल इमेज है वो कहाँ पे बनती है? एट रेटिना। 9 क्वेश्चन इज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर जो है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर जो है उसकी एसआई यूनिट होती है, ए दिया हुआ है इसमें जूल, जो बिल्कुल गलत है। बी जो दिया हुआ है वो वोट है और यही इसका क्या है? रियल आंसर है। अब क्वेश्चन देखिए 10, विच इन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनके अंदर से कौन सा ऐसा रिन्यूएबल सोर्स मींस होता है कि हम किसी भी चीज को एक बार यूज में ले ले तो उसको बार बार यूज में लिया जा सके। तो इसमें जो आंसर जो दिए हुए हैं वो कुछ ऑप्शंस देखिए अपन। फर्स्ट है सोलर एनर्जी, बी जो है वो है कोल, सी है पेट्रोल और डी है नेचुरल गैस। देखिए अगर अपन कोल की बात करें, कोल मींस कोयला, तो अगर उसको देखें तो एक बार हम यूज करेंगे, 2 बार कर लेंगे, लेकिन अगर रेगुलरली उसको यूज में लेते गए तो वो फिर लास्ट में जाके एस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो बी आंसर है वो गलत होगा इसका। अब सी बात करें पेट्रोल की, हम अपनी गाड़ी मोटरों में किसका यूज करते हैं? पेट्रोल का यूज करते हैं। अब पेट्रोल की बात करें तो एक बार हम जब अपनी कार में इसको यूज में ले लेंगे तो क्या फिर वापस यूज में ले सकते हैं? नहीं ले सकते इसको यूज में। सो जो सेंस का टॉप जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा। और जो डी है वो नेचुरल गैसेज है, तो बिल्कुल वैसे ही गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सोलर एनर्जी। चलिए अब आगे देखते हैं। द 11th क्वेश्चन इज, प्लांट आर कॉल्ड, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इसमें दिया हुआ है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और थर्ड कंज्यूमर। देखो प्रोड्यूसर वो होते हैं जो प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे, यानी कि जो डिपेंड करते हैं किन पे? प्लांट के ऊपर। प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड करेंगे इस प्रोड्यूसर के ऊपर, सेकेंडरी डिपेंड करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर पे, और जो थर्ड है वो करेंगे इस सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर। तो इसका जो आंसर होगा प्लांट आर कोल्ड। तो इसमें से हम प्लांट किसको कहेंगे? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है इसका राइट आंसर। 12 क्वेश्चन है, इन विच स्टेट कूलस कैनाल इरिगेशन सिस्टम फाउंड, इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे ये कैनाल सिस्टम पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। सो इसका आंसर जो है वो आएगा हिमाचल। तो इसमें सेक्शन ए के फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट है वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? अब बात करें हम कार्बन की, तो जो कार्बन होता है, देखो कार्बन जो है उस एक कार्बन के पास में एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो इन 4 बॉन्ड को बनाने के लिए अब इसमें पूछ रहा है कि कितनी उसकी वैलेंसी होगी। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की उसको जरूरत होती है। तो टोटल वैसे माने तो इसका 8 हो गया, लेकिन इसको जितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो कितने होते हैं? 4। सो इसके अंदर आंसर आएगा 4। अब सेकंड देखिए इसका फिलिंग द ब्लैंक का, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन ए सेल ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला इज। तो इसका फॉर्मूला पूछा है,
तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2n की पावर 2। सो इसके अंदर आंसर आ जाएगा ये वाला। अब थर्ड इसका देखिए, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, कि जैसे दो न्यूरॉन है अपने पास में, जैसे मेरे पास में ये फर्स्ट न्यूरॉन है यहाँ पे, अब इसका सेकंड न्यूरॉन यहाँ से कंटिन्यू करेगा, तो जो सेकंड न्यूरॉन जो है इसका एंड ऑफ न्यूरॉन है यहाँ से कंटिन्यू करेगा, तो जो इसका जो बीच का स्पेस होगा इसको क्या कहेंगे अपन, साइनेप्स, कि यहाँ से जो केमिकल्स हैं वो किस में ट्रांसफर करेंगे, इस सेकंड वाले न्यूरॉन के अंदर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ये जो है, ये आएगा इसका आंसर साइनेप्सिस। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, फोर्थ क्वेश्चन इज राइट नेम ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन। जो ये हमारे पास में इक्वेशन दी हुई है, इसके पास में जो ये एरो दिया हुआ है यहाँ पे ए और बी जो है वो क्या आएगा। तो देखो जो ये जो इक्वेशन जो दी हुई है वो है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। इसमें क्या है, 6CO2 + 12 H2O जो है उसको ये दोनों जो मिलके क्या बनाते हैं, 6C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो ये इसके अंदर आएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि A एंड जो B है वो क्या होगा। A जो है वो होगा सनलाइट और जो B दिया हुआ है वो क्या आएगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आएगा। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन है अपने हो गए। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है उसके अंदर जो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, दिस सिंबल इज यूज फॉर कंपोनेंट्स इन अबाव डायग्राम। तो ये जो सिंबल है ये किस चीज का है यहाँ पे, तो जो ये सिंबल दिया हुआ है हमारे पास में वो किसका दिया हुआ है, यहाँ पे सेल का सिंबल दिया हुआ है। सिक्स क्वेश्चन जो है वो है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इस सिक्स क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ तक अपने सिक्स क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का, तो उसमें क्या है, सारे आ गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन पार्टिकल्स, कि हम लोग जो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं उन पे पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें आयरन अगर वाटर के और एयर के अगर कांटेक्ट में आएगा तो उस पे जंग लगने की या रस्ट लगने की उस पे क्या होती है, संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो उसी जंग लगने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। तो इसी जंग लगने से बचाने के लिए उस पे क्या अप्लाई किया जाता है, पेंट अप्लाई किया जाता है। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है, राइट द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू कितनी होती है। न्यूट्रल सॉल्यूशन की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। 7 से अपन बिलो की तरफ जाएंगे या 7 के ऊपर की तरफ, जो इसके बीच की जो 7 जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, न्यूट्रल वैल्यू होती है। राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ ओली। तो इसके अंदर देखो जो कॉपर और जो जिंक है वो क्या दिए हुए हैं, इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कॉपर एंड जिंक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ ए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। जो मीथेन है उसकी हमें क्या बनानी है, डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। ये मीथेन का फॉर्मूला है। अब इसकी डॉट स्ट्रक्चर अपन ऐसे भी बना सकते हैं, या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव वन लिमिटेशन ऑफ मिड लीव्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसकी कुछ कमियां जो है वो हमें बतानी है। देयर इज नो सेपरेशन गिव टू द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, कि यहाँ पे जो आइसोटोप था ना उसके बारे में कोई सेपरेशन जो है उसके बारे में यहाँ पे नहीं दिया गया था। तो ये इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। 6 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। हमारे मस्तिष्क का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंप्लीट बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो देखो यहाँ पे देखिए तो सेरिब्रम इसके अंदर आंसर आएगा। सेरिब्रम जो है ये जो हिस्सा होता है वो हमारे बॉडी के कौन से, हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से में होता है, ये आप लोग बताओगे कमेंट करके कि ये कौन से हिस्से में होगा ब्रेन के। अब 7 क्वेश्चन देखें, राइट ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन। जो ह्यूमन मेल है उसका सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा। अगर वहीं पे यहाँ पे फीमेल दे दिया जाता
कि फीमेल का कौन सा है, तो क्या आंसर आता है इसका एस्ट्रोजन। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। राइट यूज ऑफ वोल्ट मीटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि जो हमें यूज लिखना है वोल्ट मीटर का एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। जो वोल्ट मीटर है उसका काम होता है मेजर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंसेस, कि जो हमारे पास में सर्किट दिया हुआ है उसके अंदर क्या मेजर करता है, ये कंप्लीट उसके पोटेंशियल को और उसके वोल्टेज के डिफरेंसेस को ये क्या करता है, मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रॉ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। तो देखो इसका हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, जैसे मेरे पास में क्या दिया हुआ है, ये एक मैग्नेटिक बार दी हुई है, इसके पास में एक तरफ इसके N है और एक तरफ क्या है, इसके S दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम जब इसको दर्शाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, हम देखें तो ये जो चारों तरफ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्थ से कहाँ जाता है, साउथ की तरफ। इसमें दो पोल्स होते हैं, एक तरफ होता है नॉर्थ पोल, एक तरफ होता है इसमें साउथ पोल दिया हुआ होता है। तो ये नॉर्थ पोल से कहा किस तरफ जाएगा, ये साउथ पोल की तरफ जाएगा, और साउथ से किसकी तरफ वापस आएगा, ये नॉर्थ की तरफ आएगा। अगर हमसे कोई पूछ ले क्वेश्चन कि इसके अंदर आउटसाइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन वहीं पे ये बोल दे कि इसके इनर साइड में कहां से कहां जाएगा, तो वो कहां से आएगा, साउथ टू नॉर्थ आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट टू एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो है उनके हमें क्या लिखने हैं, दो एग्जांपल्स। सबसे पहले बात करें फॉसिल फ्यूल की, तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, कोई भी जानवर या कोई भी पेड़ पौधा लाखों करोड़ों टाइम तक एक जमीन में दबा रहता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम बात करें कोल की, तो जो कोल है जब पेड़ पौधे कई टाइम तक एक जगह पे दबे रहेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल के अंदर। और जो पेट्रोल और डीजल है वो भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल का ही एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 11 है गिव एन एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर। हमारी जो अर्थ होती है वो एक लेयर से कवर्ड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। और ये जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है, जो यूवी सनलाइट होती है ना उसके हमें ये बचाएगी। तो ये इसका क्या हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है। 12 क्वेश्चन है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल थंब इंडिकेट विच डायरेक्शन। देखो जो फ्लेमिंग्स का जो रूल है उसके अंदर जो थंब जो होता है वो किस चीज को इंडिकेट करता है, तो जो थंब होता है वो किसको इंडिकेट करेगा, फोर्स को इंडिकेट करेगा। देखो हम इस जो लेफ्ट हैंड वाला जो रूल है उसको अगर इंडिकेट करें तो वो कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर एक जो हो गया थंब जो कि किसको इंडिकेट करेगा, इसके अंदर फोर्स को इंडिकेट करेगा। और एक जो हमारी मिडिल फिंगर होती है इसके अंदर, जो ये मिडिल फिंगर है वो किसको करेगी। सो इसमें पता चल जाएगा कि हमें फोर्स जो है वो हमारा थंब क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। एक इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और एक आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया सेक्शन बी। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखिए मेटल की अपन बात करें तो अपने जो मेटल होते हैं उनके अंदर एक तो मैलिबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है और उनमें शाइनिंग पाई जाती है। जैसे हम लोग इनके अलावा भी कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी मेटल है वो हार्ड होता है और साथ में ही उसमें शाइनिंग पाई जाती है, या फिर उसमें मैलिबिलिटी होती है, या फिर उसमें क्या होती है, डक्टिलिटी होती है। देखिए इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो होता है राइट एनी टू ओलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन के कुछ हमें क्या बताने हैं, ओलोट्रोप बताने, वो भी कितने, 2 अपने पास में। तो देखिए इसके अंदर डायमंड दिया हुआ है और ग्रेफाइट दिया हुआ है, तो ये क्या होते हैं, दोनों कार्बन के ओलोट्रोप्स होते हैं। ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। देखिए मिसेल्स जो है इसका मोस्टली यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे कि अपनी साबुन वगैरह जो है वहां पे भी इसका यूज में आती है। इसके पास में 2 एंड होता है, एक जो होता है वो होता है इसका पास इसका हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफोबिक, देखो फोबिक की बात करें तो फोबिया मींस किसी भी चीज से डरना, तो ये क्या करता है, हाइड्रो से डरना मींस ये पानी के अंदर क्या नहीं होता, घुलता नहीं है, पानी से ये दूर रहेगा। वहीं पे जो फिलिक है वो पानी से क्या कर लेगा, उससे अटैच हो जाएगा। तो इसके 2 एंड है, इनकी मदद से ही अपन जो कपड़ों में जो गंदगी वगैरह होती है उनको भी क्या किया जाता है, दूर किया जाता है।
7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें हम जब लेफ्ट से और राइट की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर एटम का जो रेडियस है वो क्या होता है, डिक्रीज। तो इसमें ऐसा क्यों होता है? तो द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज एंड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज द डिक्रीज इन atoms radius is due to the increasing in nuclear change with poles and electrons closer to the nucleus of the atom and reduce the size of atom। देखो इसके अंदर इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ मूव करेंगे तो उसके अंदर क्या होता जाएगा, जो उसका चार्ज है वो डिक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इधर से इधर जाते ही एटॉमिक जो रेडियस जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। द 8th क्वेश्चन इज राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ एसिड विच सीक्रेट्स फ्रॉम ह्यूमन स्टमक। हमारा ह्यूमन का जो स्टमक है वो कौन से एसिड जो है वो रिलीज करेगा। तो देखो हमारा स्टमक है वो क्या क्या रिलीज करता है, HCl और प्रोटीज। HCl जो है वो हमारे खाने के डाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। इसकी वजह से खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, साथ में ही जो बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह जो है वो भी क्या होते हैं, इनकी वजह से वो भी मर जाते हैं। तो रिलीज HCl एंड प्रोटीज विच किल द बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड एसिडिक पीएच फॉर प्रोटीज। तो ये प्रोटीज के लिए एसिडिक पीएच भी क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन प्लेसेंटा विच इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंट जो है वो उसकी मदद से ही ह्यूमन के अंदर जो एक फीमेल बॉडी है उसके अंदर एम्ब्रियो उसकी मदर से क्या होता है, अटैच होता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड फूड एंड कैरीज ब्लड टू द फीटस। फीटस मतलब जो बच्चा जो उसके एम्ब्रियो के अंदर क्या हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। तो ये उसको फूड देने का भी काम करता है। साथ में ही वेस्ट मटेरियल कम आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है उसी की मदद से क्या होता है कि जो उसके यूट्रस के अंदर जो उस बच्चे के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको भी क्या किया जाता है, बॉडी से आउट किया जाता है। द 10th क्वेश्चन इज ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। देखो हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना है किसका, एक फ्लावर का। तो फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो देखो ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं फीमेल पार्ट, और ये जो चारों तरफ दिए हुए ये सारे कैसे हो जाते हैं, मेल पार्ट। तो इसको हम लोग गाइनोशियम या एंथ्रीडियम भी बोल सकते हैं। जो गाइनोशियम होता है उसका टिप एरिया जो होगा इसको हम कहेंगे स्टिग्मा, और इसके नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहते हैं स्टाइल। स्टाइल के सबसे नीचे की तरफ एक फूला हुआ भाग पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, ओवरी। तो ये तीनों चीज मिलकर किसको बनाती हैं, पिस्टिल को, पिस्टिल या फिर गाइनोशियम। अब ये वाले जो हिस्से होते हैं ये सारे किस में आएंगे, मेल पार्ट के अंदर आएंगे। देखो ये टिप एरिया जो है इसको कहेंगे एंथर। एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन क्या करते हैं, बनते हैं इसी एंथर के अंदर। और ये कलर में येलो कलर के होते हैं। जब भी आप किसी एक फ्लावर को टच करोगे तो आप देखोगे कि आपके हाथ पे कुछ येलोइश कलर का लगा होता है। तो वो येलोइश कलर के क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, जो कहाँ पाए जाएंगे, इस एंथर के अंदर पाए जाएंगे। आगे देखे तो ये एंथर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है नीचे की तरफ जिसको क्या कहेंगे, फिलामेंट। और इसके चारों तरफ ये कलरफुल जो हमारी लीव्स, पत्तियां जो होती है ना हर एक फ्लावर में, जो अलग अलग कलर जिसकी वजह से फ्लावर का दिखाई देता है, वो होती है पिस्टल। और नीचे की तरफ ग्रीन कलर का पार्ट पाया जाएगा। ये ग्रीन कलर का पार्ट क्या करेगा, इस फ्लावर को ऊपर से पकड़ के होल्ड करने की जैसे दिखाई देता है। और इसके चारों तरफ ये ऐसे कुछ तरीके से पाई जाती है जिनको क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये कंप्लीट किसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, एक फ्लावर का सेक्शन है। 11 क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। जो लेंस है उसका एक फॉर्मूला हमें बताना है और साथ में ये भी बताना है कि उसके अंदर यूनिट ऑफ पावर क्या होगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला की बात करें लेंस के लिए तो क्या होगी, P इज इक्वल टू L अपॉन F। यहाँ पे जो F दिया हुआ है वो क्या है, उसको हम लोग ये मीटर के अंदर आएगा। अब यही बात करें SI यूनिट की तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, डायोप्टर। किसकी, लेंस की।
लेंस की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट एनी टू फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। जो एक कंडक्टर है उसके अंदर कोई दो फैक्टर्स लिखने हैं रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंड करेगा। तो इसके अंदर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, एक लेंथ ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो आप इसमें से कोई भी दो लिख सकते हो, जरूरी नहीं तीन ही लिखो। ये तो मेरे को थोड़ा सा इसमें पता था तो ये वाला भी टाइप करवा दिया यहाँ पे। अभी अपन बात करें तो ये दो लिख दो या फिर ये दो। एक तो देखो टेम्परेचर, अपन किसी भी जो वायर अपने पास में कोई भी कंडक्टर दिया हुआ है, अब मेरे पास में सो वायर के अंदर जो टेम्परेचर होता है उस पे भी ये डिपेंड करेगा। और साथ में लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना बड़ा अपने पास कंडक्टर होगा उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो भी उसी अकॉर्डिंग होगा। तो हमारे लिए हम इसमें दोनों कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है नेम सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। हम लोग मेजरली कोई भी सेफ्टी है उसके लिए ऐसा क्या करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में जिससे कि वो हमारे लिए सुरक्षित हो। तो क्या क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करके या फिर अर्थिंग वायर लगा के। तो ये दोनों अपन इसके अंदर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 राइट द लेफ्ट हैंड थंब फुल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसमें कुछ दिया हुआ है जो अभी अपन पढ़ के देखते हैं, फिर मैं इसको समझाती हूँ कैसे क्या है। व्हेन वी अरेंज आवर थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि हमें अपने जो लेफ्ट हैंड जो अपना दिया हुआ है उसके अंदर फिंगर्स को कुछ इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर अटैच करना है इनको, जिससे कि क्या हो, जैसे कि मेरे पास में ये दिया हुआ है तो अपन इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें जो थंब होगा ये किसको डिनोट करता है, थंब डिनोट फोर्स। यहाँ पे थंब किसको डिनोट करेगा, फोर्स को डिनोट करेगा। एंड फोर फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसके अंदर ये वाली जो फिंगर होगी वो किसकी डायरेक्शन बताएगी अपन को, करंट की डायरेक्शन बताएगी। और ये वाली जो फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप इनको वैसे ये थ्योरी याद नहीं होती, तो अगर अपने हैंड को कुछ इस तरीके से करोगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर करोगे, तब भी ये क्या आ जाएगा, इसका अपने पास में आंसर आ सकता है कि भाई ये फोर्स है मेरे पास में, ये करंट हो गया और ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मेरे पास में एक कोई पाथवे दिया हुआ है, जैसे अब मैंने बोला कि यहाँ से मेरे पास में करंट जा रहा है, तो इसी फोर फिंगर वाले अपन ये परपेंडिकुलर करके लेफ्ट हैंड को पता कर सकते हैं कि जैसे करंट अगर ये दिया हुआ है तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा या फिर मेरे पास में फोर्स कहाँ पे होगा। तो अपन बात करें, जैसे ये वाली फिंगर किसको डिनोट कर रही थी, करंट को, तो मैं इसको इधर करंट को अगर करती हूँ यहाँ पे, तो देखो ये ऊपर वाली जो ये मेरी फिंगर है ये किसको डिनोट करेगी, यहाँ पे ये करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और साथ में ही जो मेरा थंब होगा वो किसको करेगा, यहाँ पे फोर्स को डिनोट करेगा। तो अपन इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि उसी अकॉर्डिंग दिया हुआ है, थंब फोर्स, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, तो वो भी इसी तरीके से होगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ई इन द गिवन सर्किट। तो हमारे पास में एक सर्किट है जो यहाँ पे मैं बनाती हूँ, वो कुछ इस तरीके से होगा। ये मान लो मेरे पास में पॉइंट ए है, ये ई है। यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई है वो सबकी कितनी कितनी है, 1R, 1R और 1R और 1R। तो ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसमें ये पूछ रहा है कि ये वाले जो इसके अंदर ए और ई जो हमारे पास में दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने पास में क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई है R1 R2 R इन द सीरीज एंड R3 एंड R4 R इन द सीरीज। जैसे मैंने इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, यहाँ पे ये R3 हो गया, ये R4 आ गया इसके अंदर। तो इसको एक साथ करें तो मानो मैंने इन दोनों को तो क्या दे दिया, RA के नाम से डिनोट कर दिया, इन दोनों को मैंने RB के नाम से डिनोट कर दिया। अब एक तो इसका R1 का हो गया, एक R2 का हो गया। अब दोनों वैल्यू मैंने लेके 1 + 1 कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, और नीचे वाले में भी 1 + 1 हो जाएगी 2। तो ये अपने पास में ये 2 और 2 वैल्यू आ गई अभी के लिए। तो
अब आगे इसको अपन ने किसमें कन्वर्ट करेंगे अभी यहाँ पे पैरेलल के अंदर। तो देखो जब पैरेलल में करते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आर ए अपॉन आर बी। तो देखो इसमें आर ए कितना दिया हुआ है 2 और आर बी भी कितना है 2। तो अगर अपन पैरेलली जो इक्वेशन निकाले तो वो हो जाएगी आर इक्वेटोरियल बराबर 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी। आर ए की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है 2 और आर बी की कितनी दी हुई है 2। तो ये अगर टोटल करेंगे तो कितना आंसर आएगा अपने पास में 1। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1 होगा अपने पास में। इसमें क्या पूछ रहे थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है डिफाइन द रिन्यूएबल सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स की बात करें तो नॉन मींस जो रिन्यूएबल नहीं होते हो। तो नहीं कौन कौन से, कोल हो गया, पेट्रोल, अपना डीजल, तो ये सारे नॉन रिन्यूएबल में आ जाएंगे। लेकिन वहीं पे रिन्यूएबल की एक बार यूज में ले लिया फिर से अपन यूज में ले सके, ऐसा इक्वेशन अपने पास में पहले ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है। तो वहां से अपन इसका आंसर क्या कर सकते हैं सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी भी ऐसा है जो कि क्या होता है वाटर एनर्जी हो गई या फिर विंड एनर्जी, जो एक बार में अपन यूज में ले लेंगे फिर दोबारा से उसको यूज में लिया जा सकता है। सो इसमें आंसर दिया हुआ है नॉन रिन्यूएबल सोर्स दैट विल गेट डिप्लीटेड समडे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कि वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो वो क्या हो जाएंगे डिप्लीटेड हो जाएंगे। वो किस में आएंगे इसके अंदर नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंदर आएंगे। इसका एग्जांपल अपन क्या क्या कर सकते हैं, कोल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है। अभी बात करें इसका दूसरा पार्ट यानी कि रिन्यूएबल सोर्स, सम सोर्स दैट आर कैन बी रीजनरेटेड आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स। कि एक बार जनरेट कर यूज में लेने के बाद में जो दोबारा से यूज में लिया जा सके, जो रीजनरेट होते हो, ऐसे जो सोर्स है उसको अपन क्या कहेंगे रिन्यूएबल सोर्स। इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, विंड हो सकता है, एनर्जी हो विंड एनर्जी हो सकती है, या फिर वाटर एनर्जी हो सकती है, या सोलर एनर्जी हो सकती है, वो भी इसके अंदर आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 जो है ये नीचे आएगा यहाँ पे। तो इसको अपन जब रिएक्शन करवाते हैं अपने पास में क्या बनता है कॉपर प्लस H2O। तो इन अबाव रिएक्शन विच सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड विच सब्सटेंस रिड्यूस्ड। कि इस वाले रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा ऐसा है जो रिड्यूस हो रहा है, इसके बारे में हमें बताना है। व्हाट इज डन टू प्रिवेंट रैंसिडिटी इन फूड कंटेनिंग फैट्स। कि इसके अलावा हम ये बोलेंगे कि जब रिएक्शन अपन करवाए तो जो Cu है किस पे कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, तब इसको अपन ने रिडक्शन बोला। रिडक्शन का मीन्स क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होता है उसका रिमूवल। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हट रही है इससे, जब ये प्रोडक्ट अपने पास में बन रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रही है, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं रिडक्शन बोल सकते हैं। साथ में ही जो H2O है उसके साथ में क्या जोड़ रहा है वो अपने साथ में जोड़ रहा है ऑक्सीजन। तो इस वाले रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो ऑक्सीडेशन, और जहां पे रिड्यूस यानी हट रही है वो कौन सी हो जाएगी रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। इसके अंदर जब हम लोग कोई भी जो फैट कंटेनिंग जब भी कभी, तो इसका सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का वो था व्हाट इज डन टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। इसके साथ में कोई भी जैसे चीज है वो अपन अचार वगैरह बनाते हैं या कोई भी चीज उसको अपन संभाल के रखना चाहते हो तो उनको बचाने के लिए ऐसा क्या करेंगे। तो देखो उनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स उनमें ऐड करके हम लोग रैंसिडिटी से भी बचा सकते हैं। H2 gaining oxygen so it is oxidized reaction and copper is losing O so it is reduction reaction। जो मैंने अभी पहले बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसी के बेस पे अपन बोलेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 18 नंबर का क्वेश्चन है राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेट बाय पैनक्रियाज ग्लैंड, राइट द नेम ऑफ डिजीज ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी। देखो पैनक्रियाज जो है वो ह्यूमन की बॉडी में पाया कहा जाएगा। सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए, जैसे मेरे पास में ये स्टमक दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमारा जो पैनक्रियाज होगा जस्ट स्टमक के नीचे, और इंटेस्टाइन जो पाई जाती है उससे थोड़ा ऊपर की तरफ ये क्या होता है पैनक्रियाज पाया जाएगा। पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को रिलीज करेगा और ग्लूकागोन को। इंसुलिन क्या करता है लोअर द शुगर इन द ब्लड। जब किसी को मानो डायबिटीज वगैरह हो जाए तो बॉडी में शुगर लेवल का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसको लोअर करने के लिए कौन काम में आता है इंसुलिन काम में आता है।
और साथ में ही ग्लूकागोन जो है एक्साइटेड टू कन्वर्ट ग्लूकोजन इनटू ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन, और साथ में ही जो ये ग्लाइकोजन है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में, कौन, ग्लूकागोन। तो ये दोनों ही हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि एक बार डिजीज जैसे डायबिटीज अगर हो जाए किसी भी इंसान को तो वापस से उसका लोअर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे उसमें उस इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है और वो व्यक्ति जो है वो अलग अलग, एक बार शुगर होने के बाद में अलग अलग डिजीज से उसको फेस करनी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का। देखिए इसका एक थर्ड और दिया हुआ है, वैसे तो दो भी काफी है, लेकिन फिर भी अगर कंप्लीट पेनक्रियास ग्लैंड पूछ रहा है तो एक और लास्ट स्टोमेटो स्टेशन, इसके अंदर आएगा इट रेगुलेट द एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोज। तो ये क्या करता है, इंसुलिन के और साथ में ही ग्लूकागोन जो है उसके रेगुलेशन के जो एक्शन है उसको रेगुलेट्स करता है। अगर मानो इनकी कमी हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई, ग्लूकागोन की, से डिजीज कॉज हो जाएगी। तो कौन सी डिजीज होगी, डेफिशिएंसी कॉज डायबिटीज, इनकी वजह से डायबिटीज से वो पीड़ित या ग्रसित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड ड्रॉ रे डायग्राम। सबसे पहले अपन बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की, समझना है कि जो एम्ब्रियो होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, उसके अंदर सबसे जो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वो होते हैं उसके क्रोमोसोम्स। मेल में फीमेल दोनों के अंदर स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम पाए जाएंगे और जो एग होगा उसके अंदर भी कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। इस 23 क्रोमोसोम्स के अंदर से जो अपने दो होंगे फीमेल के अंदर तो होंगे वो एक्स, और जो मेल होगा उसके पास में कितने होंगे, एक्स और वाई होंगे। तो ये दोनों ही डिसाइड करते हैं इनके अंदर कि जो बेबी या जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। देखो इसको इधर थोड़ा सा समझ के देखिए, जैसे ये दो एक पेरेंट्स है, इसके अंदर जो फर्स्ट एक्स क्रोमोसोम है उसने किसके साथ में पेयर किया, फर्स्ट वाले इस मेल के एक्स क्रोमोसोम से। ये एक्स क्रोमोसोम इस वाई से कर रहा है, देखो एक्स से कर रहा है तो अपने पास में कौन से होंगे, एक्स एक्स। अगर एक्स वाई के साथ में कर रहा है तो एक एक्स होगा और दूसरा क्या होगा, वाई होगा। वहीं पे फीमेल का सेकंड एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ में पेयर कर रहा है तो वो होंगे एक्स और एक्स, और ये वाला एक्स अगर इस वाई से पेयर कर रहा है तो क्या होगा, एक्स और वाई। मीन्स जहां पे एक्स वाई होगा वो तो होगा मेल, और जो एक्स और एक्स होगा वो क्या होगा, फीमेल। तो दो अपने पास में क्या है, मेल है, और दो ही क्या है अपने पास में, फीमेल है। तो अपन ये कह सकते हैं 50% फीमेल और 50% ही क्या है, मेल है। और इसके अंदर ये वाई क्रोमोसोम है, ये जो है वो डिसाइड करके जा रहा है कि जो होने वाला ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा कि क्या होगा, फीमेल। सेक्स डिटर्मिनेशन, देखो इसमें द फीमेल हैव एक कैरेक्ट पेयर एंड आर आर टर्म एज एक्स क्रोमोसोम। जो फीमेल होती है उसके पास जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसको क्या कहेंगे अपन, एक्स क्रोमोसोम। एंड बट मेल हैव एन एक्स क्रोमोसोम एंड इट्स पेयर वाई। फीमेल का पेयर होता है एक्स, लेकिन जो मेल होता है उसके एक्स के साथ में कौन पेयर करेगा, ये वाई पेयर करेगा। सो द जीनोटाइप एट वुमेन इज एक्स एक्स। जो मैन होगा उसके अंदर कितने होंगे, एक्स, क्या होंगे उसके अंदर, एक्स और वाई होगा। If it then the pair become XX and the child is a girl, and if Y is inherited then it become XY and thus the child is a boy. So इसका मीन्स ये है अपने पास में X मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, फीमेल। और वहीं पे X और Y अपने पास में बन रहा है तो वो जो बेबी होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा अपने पास, मेल। तो ये कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा ये एक दूसरे से मिल रही थी तो इसलिए करेक्टली समझ में नहीं आता तो इस वाली समझाया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का जो बी पोर्शन जो है ये तो अपने पास में अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 का जो ए है क्वेश्चन, विच लेंस इज यूज्ड टू रिमूव द स्लाइडनेस डिफेक्ट ऑफ विजन। जो हमारा विजन है उसके अंदर कौन सा जो हम लोग है वो लेंस यूज करेंगे स्लाइडनेस को रिमूव करने के लिए। तो हमारे पास में जो लेंस होगा कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। वाई
appears reddish at the time of sunrise and sunset. देखो जब सूर्य उदय होता है और वो अस्त होता है तो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन यहाँ पे पूछ रहा है अगला, तो इसको पढ़ के देखें. द रीजन ऑफ सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज scatting means when the sun is near the horizontal, the sun light travels a great distance and passes through different layer of atmosphere to reach our eye, due to which the most of the blue and short wavelength light gets scattered. Therefore, the light reaching out eye is of longer wavelength than that which we see sun appear. देखो इसका मीन्स ये है कि जैसे ही हम अपने पास में क्या दिया हुआ है, एक सन, अब ऊपर से कोई भी रेज आएगी तो वो जो रेज अपने पास में आएगी तो उसको बहुत सारा जो एटमॉस्फेयर की बहुत सी जो लेयर है, डिफरेंट लेयर है, उनको वो पास आउट करके आएगा. तो जब अपने पास में वो आएगा तो जैसे ही उसकी जो वेवलेंथ जो होती है वो भी क्या होती जाती है, जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ होती है छोटी. लाइट गेट स्कैटर्ड और उसी की वजह से क्या होता है, लाइट स्कैटर्ड हो जाती है. देयरफॉर लाइट रीचिंग द आउट आई इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ देन द व्हिच वी सन अपीयर रेडिश. लेकिन जब देखो जब शॉर्ट होगा, शॉर्ट वेवलेंथ, इसकी वजह से तो ब्लू आ रहा है, लेकिन वहीं पे अगर जो वेवलेंथ जो होती है वो कैसी हो, लॉन्गर, तो अपने को सन जो है वो कैसे दिखाई देगा, रेडिश कलर का दिखाई देगा. तो ये भी एक रीजन बोल सकते हैं, वेवलेंथ की जो शॉर्टर और जो लॉन्गर लेंथ होगी वेवलेंथ कभी भी, तो उसकी वजह से हमें सन कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सूर्य अस्त के समय और सूर्य उदय के समय रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है. क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 है, उसका जो ए पार्ट है वो देखते हैं. राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, गिव वन यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको आप हमको क्या देना, सबसे पहले फॉर्मूला. तो देखो फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं CaClO और पोस्टर बंद करके क्या लिखना होता है, तो ये होता है अपना ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला. दिस ब्लीच इज यूज इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर वॉशिंग ब्लीचिंग क्लॉथ्स इन लाइन लॉन्ड्रीज. इसके अंदर क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ करते हैं, तो अपन इसका यूज करते हैं कॉटन, टेक्सटाइल, इन सारी इंडस्ट्रियों के अंदर अपन इसका यूज करते हैं. इसी का बी जो ऑप्शन है वो है गिव केमिकल. देखिए ये तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ए वाला जो क्वेश्चन है उसका तो अपन ने कर लिया सोल्व. अभी बात आती है बी क्वेश्चन की. गिव केमिकल फॉर्मूला एंड वन यूज ऑफ बेकिंग सोडा. जो बेकिंग सोडा होता है उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा अपने पास में, NaHCO3, और साथ में इसका यूज अपन करते हैं जैसे कि स्टमक के अंदर एसिडिटी जो होती है इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज होने के बाद में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है स्टमक को, तो इसी को रिड्यूस करने के लिए भी किसको यूज कर सकते हैं, NaHCO3 को, या फिर अपन जो बेकिंग सोडा है उसको भी यूज में ले सकते हैं. इसका सी जो है, सी नंबर का जो क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस. एसिड में और बेस में हमें डिफरेंस देना है. तो एसिड जो है वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, शोरी होते हैं, और साथ में ही वहीं पे अपन बेस की बात करें तो उसका टेस्ट कैसा होगा, बीटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट आता है. साथ में ही जो एसिड होता है उसका पीएच जो होता है वो कैसा होगा, लेस देन 7, यानी कि 7 से अगर अपन 1 2 3 4 इस तरफ जाएंगे तो जो है वो हमारे पास में क्या मिलते हैं, एसिड मिलते हैं, और बीच वाला अपने पास में क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है. और वहीं पे 7 से आगे की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगा, pH ऑफ बेस इज मोर देन 7, यानी कि 7 से ज्यादा जाते ही pH क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है. सो यहाँ पे होता है. अब आती है इसी 21 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसको अथवा में भी मिल जाएगा आपको ये करने के लिए. तो अथवा में अपन देखें तो मैच द फॉलोइंग, इनमें सबसे पहले क्या करवा रहा है, मैच करवा रहा है. तो मैच के अंदर इसके ये क्वेश्चन नंबर 21 का जो अथवा में क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से है. इसके अंदर विनेगर जो है उसके जस्ट सामने लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड, कर्ड जो है उसके सामने ऑक्सैलिक एसिड, और जो लेमन है उसके सामने एसिटिक एसिड, और साथ में टोमेटो जो दिया हुआ है उसके सामने सिट्रिक एसिड. तो विनेगर क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है. तो इसके अंदर पूछ रहा है कि कौन सा अपने पास में एसिड होगा, तो लैक्टिक एसिड तो नहीं होगा,
क्योंकि हमने सुना है कि लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे कर्ड में पाया जाएगा, तो जो कर्ड होगा उसका ऑप्शन तो क्या आएगा, लैक्टिक एसिड। लेकिन जो विनेगर है उसका आंसर आएगा एसिटिक एसिड। वहीं पे लेमन की बात करें, लेमन जो है वो किसके साथ में आएगा, सिट्रिक एसिड के साथ। और जो बचता कौन है, टोमेटो जो है वो किसके साथ में आएगा, ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका जो आंसर है वो अपने पास में कुछ इस तरीके से होगा कि विनेगर मैच करेगा एसिटिक एसिड के साथ में, कर्ड मैच करेगा लैक्टिक एसिड के साथ में, और साथ में लेमन जो है वो मैच करेगा सिट्रिक एसिड के साथ में, और टोमेटो जो है वो किसके साथ में करेगा, ऑक्सैलिक एसिड के साथ में मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर इस अथवा का जो दूसरा है वो है राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा एंड गिव इट्स 2 यूजेस। इसके 2 यूज अपन को बताने और उसका फॉर्मूला जो है केमिकल फॉर्मूला वो अपन को देना। केमिकल फॉर्मूला जो है वो होगा, ये जो टेबल डायग्राम है, इस लेबल डायग्राम के पास में अपने पास में 2 किडनी पाई जाएगी, एक किडनी हो गई और एक, तो 2 किडनी हो गई। और साथ में ही ये किडनी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है जिसको अपन क्या कहते हैं, यूट्रस। यूट्रस नीचे की तरफ एक बलून लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है जिसको बोलते हैं ब्लेडर या फिर यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर जो होता है उसका जो ओपनिंग होगा उसको क्या कहेंगे अपन, यूरेथ्रा कहेंगे। तो इसके अंदर से वीना कावा और अगुप्ता यहाँ से क्या एंटर करेगा, ब्लड एंटर करेगा, और इस ब्लड का ही क्या करेगा, ये जो किडनी है ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको क्या करेगा, बॉडी से आउट करेगा। रेगुलरली इसके अंदर जो यूरिन जो है वो क्या होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। और जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर जो है ये प्रेशराइज होगा तो उसके बाद में जो यूरिन है उसका यूरिनेशन कर दिया जाएगा। 22 का बी दिया हुआ है अपने पास में क्वेश्चन, एक्सप्लेन डायलिसिस मैकेनिज्म इन ह्यूमन। अब सबसे पहले पता हो मुझे डायलिसिस होता क्या है। देखो ह्यूमन के पास में होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में, उसके पास में किडनी पाई जाती है। जब किडनी जो है, मानो किसी की किडनी फेल हो गई या खराब हो गई, अब उसको सरवाइव करने के लिए अपनी बॉडी से एक्सक्रीट मटेरियल को बाहर भी निकालना होगा, तो वो बाहर कैसे निकालेगा, तो उसके लिए पाई जाती है डायलिसिस की प्रोसेस। इस डायलिसिस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं कि जो वेन्स है उसको डायरेक्टली जोड़ देते हैं, मशीन आती है, उस मशीन से जहां से क्या होता है कि जो नाइट्रोजनी वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा और बाकी का जो बचा हुआ जो ब्लड है वो वापस बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसको अपन लोग एक तरीके से फेक किडनी भी बोल सकते हैं कि किसी की किडनी खराब हो गई और फिर भी उसके अंदर किसी बाहर से कोई मशीन जोड़ के उसकी एक्सक्रेटरी या जो उसका वेस्ट होता है नाइट्रोजनी वेस्ट उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो आंसर दिया हुआ है डायलिसिस इज एन आर्टिफिशियल वे, क्योंकि नेचुरल तो ये है नहीं, नेचुरली होता तो किडनी यूज में आती है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर्टिफिशियल वे दिया हुआ है। आर्टिफिशियल वे के अंदर अपन बोल सकते हैं कि वो डायलिसिस आता है, लेकिन वहीं पे अगर नेचुरल वे होता तो क्या होता, अपनी बॉडी में किडनी पाई जाती। तो एलिमिनेट वेस्ट फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, और इस आर्टिफिशियल वे होता है जिसकी द्वारा हमारी बॉडी का जो वेस्ट फ्लूइड है वो क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर किया जाता है। दिस इज टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट टू बैलेंस other electrolysis in the body and removes waste products of the metabolism। बॉडी के अंदर से जो सॉल्ट है साथ में ही एक्सेस वाटर है उसका भी बॉडी के अंदर बैलेंस बनाती है, क्योंकि हमारी बॉडी मानव वाटर से बनी हुई है लेकिन उसको और भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह और भी चीजें चाहिए, तो उसका बैलेंस कौन करती है, किडनी। लेकिन यहाँ पे किडनी क्या हो गई है, फेल हो गई है, खराब हो गई है, तो अपन ने क्या उसमें लिया आर्टिफिशियल वे जो है उसकी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है या वेस्ट फ्लूइड है उसको बॉडी से आउट किया है। ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज रिमूव्ड एंड फ्लोड थ्रू ए सीरीज ऑफ ट्यूब। देखो सीरीज इस तरीके से कुछ ट्यूब्स पाई जाती हैं उस मशीन के अंदर, जहां से ये एंटर करेगा। एंटर करने के बाद ये ट्यूब क्या करती है, इसके अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करती जाएंगी और जो सही होगा, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड जो मैटर या फ्लूइड होता है वापस उसको कहाँ भेज देगी, बॉडी के अंदर भेज देगी। ट्यूब सीरीज ऑफ ट्यूब मेड अप ऑफ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जिसके आर पार हम लोग देख सके या जिसके आर पार कोई भी चीज है वो आ सके और जा सके, ऐसी मेम्ब्रेन जो है उससे वो ट्यूब बनी हुई होती है। A dilated flow on the other side of the membrane which throw impurities through the membrane। और ये जो मेम्ब्रेन है इन्हीं के थ्रू क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज है वो अलग हो जाती है और जो प्योर ब्लड होता है वो अलग हो जाता है, जिसको बाद में वापस बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है वो और में भी दिया हुआ है।
मतलब अथवा में भी ये अपने पास में है। इसका ए जो है वो है राइट द मीनिंग ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन का सबसे पहले अगर अपन बात करें इसके अंदर कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी, द प्रोसेस इन विच फूड इज कन्वर्टेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म। देखो हम जब खाना खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे ही टीथ होंगे अपने माउथ के अंदर और हमारा स्टमक है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और उसको कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो हेल्प ऑफ डाइजेशन एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन, और इसके लिए कुछ एंजाइम्स भी काम में आते हैं, एचसीएल हो गया, और जो एचसीएल को बैलेंस करने के लिए म्यूकस आ गया। तो ये सारी चीजें मिलकर माउथ से लेके और एनस तक के जितनी भी जो ग्लैंड्स और जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होगा वो किसके अंदर है, डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आएगा। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से क्या होता है, हमारे फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके से दिया होता है। देखो सबसे पहले इसकी ओपनिंग होती है, वो क्या होता है, माउथ। माउथ जो है वो हमारी जैसे बक्कल कैविटी, माउथ में क्या पाई जाती है, बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी के अंदर पाए जाएंगे टीथ, टंग और पैलेट पाई जाती है। टीथ 32 होते हैं जिसके अंदर मोलर, प्री मोलर, इंसिजर और कैनाइन, 4 टाइप के क्या हो जाते हैं, टीथ हो जाते हैं। साथ में टंग जो है वो कोई भी फूड है उसको मिक्स करने के लिए, और जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं सलाइवा को मिक्स करने के लिए कौन मदद करेगी, टंग करेगी, साथ में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगी। और जो पैलेट होती है वो 2 होती है, एक सॉफ्ट पैलेट होती है, एक हार्ड पैलेट। ऊपर वाली जो होती है जिसको टच करने पे कुछ इस तरीके से हमें महसूस होगा अपने टंग से, इस वाले को अपन बोलते हैं हार्ड, जो ऊपर की तरफ पाई जाएगी, और नीचे की तरफ जो पाई जाएगी उसको क्या कहेंगे, सॉफ्ट पैलेट। अब हमारा खाना जैसे यहाँ से एंटर करता है तो माउथ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। माउथ के जिस पीछे की तरफ पाई जाती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो 3 तरीके की होती है, उसमें पैराटोइडल, सब मैंडिबुल होती है, पैराटोइडल होती है और एक सबल्यूगियल ग्लैंड होती है। ये तीनों ग्लैंड मिलके किसको बनाती है, सलाइवरी ग्लैंड को, जिसके द्वारा सलाइवा का सिक्रेशन किया जाता है। हमारा सलाइवा खाने को मिलाने के साथ में ही बहुत सी जैसे स्टार्च वगैरह जो होता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कम उसको पचा पाता है, तो उसको डाइजेशन में भी वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये नीचे की तरफ एक ट्यूब में ओपन होता है जिसको क्या कहते हैं, फायरिंग्स। यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर वहीं पे लंग्स की बात आए तो गले के बाहर की तरफ एक सायरिंग्स पाया जाता है। तो सायरिंग्स, फेरिंग्स जो ये है सुनने में नाम सेम से लगते हैं, लेकिन एक जो है वो ट्यूब के रूप में है, जबकि दूसरा जो है वो एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है जो हमारे बोलने में, इन सब चीजों में वो क्या करता है, मदद करता है। ये ट्यूब नीचे जाके एक थैलेनुमा संरचना में ओपन होती है। देखो इसको ऐसे ऐसे लगता है बैग हो, इसीलिए इसको बैग शेप भी बोलते हैं। इसको अपन कहते हैं स्टमक। स्टमक जो होता है उसके द्वारा एचसीएल, म्यूकस और बहुत सारे एंजाइम्स है जिनका सिक्रेशन किया जाता है। ये नीचे जाके जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर क्या होता है, ओपन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में बड़ी होती है लेकिन इसको फिर भी अपन क्या बोल रहे हैं, स्मॉल, क्योंकि जब अपन इनके यहाँ पे इनका ये वेट देख रहे हैं ना, चौड़ाई जो देख रहे हैं, जो लार्ज वाली है उसकी बड़ी, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी क्या होती है, छोटी होती है। अब यहाँ पे फूड एंटर करेगा, इसके अंदर सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होता है फूड का। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पूरे हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो उसका आंसर क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन उसका आंसर है। स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाके किस में ओपन हो जाती है, इस लार्ज इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बचे हुए खाने को, जो एक्सक्रीट मटेरियल उसको एक तरफ करेगी, और जो अच्छी चीजें हैं वो वापस इस स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा क्या कर ली जाएगी, अब्जॉर्ब कर ली जाएगी। फिर बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन जाके एक जगह ओपन होती है जिसको अपन क्या कहेंगे, रेक्टम कहेंगे। ये रेक्टम जो है इसका जो एंड पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, एनल कैनाल, या फिर अपन एनस भी एनल कैनाल कहते हैं। एनल कैनाल जो है उसी के नीचे क्या पाया जाता है, एनस पाया जाता है। तो कंप्लीट जो डाइजेस्टिव फूड है वो होने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके कुछ पार्ट भी है, जैसे डिओडिनम हो गया, ज्यूजेनम हो गया और इलियम हो गया।
ये पार्ट भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब देखो इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है और एक तरफ है जिसमें फूड कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, इसको हम कह सकते हैं डिसेंडिंग कोलोन। जबकि जिसमें ऊपर जा रहा है उसमें अपन क्या कह सकते हैं, एसेंडिंग। एसेंडिंग मीन्स ऊपर की तरफ, जबकि डिसेंडिंग मीन्स नीचे की तरफ। अब यहाँ से होता है फूड जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये आता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर तुम लोगों के डायग्राम आता है तो सही है। और साथ में इसमें एक चीज और है, जो ह्यूमन का स्टमक है उसके पास में ही क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। लीवर के ऊपर की तरफ एक बलून शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर की मदद से फास्ट वगैरह कोई भी कर रहा है तो उस टाइम पे उसको खाना चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, मदद करता है उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का जो बी है वो है राइट रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन। जो सलाइवा है उसका क्या रोल होता है डाइजेशन के अंदर। सलाइवा मिक्सेस विद फूड एंड मेक इट स्मूथ एंड स्टिकी सो इट कैन इजीली स्लिप इनटू द ईसोफेगस। जो ईसोफेगस है उसमें आसानी से फूड अंदर जा सके, इसके लिए ये क्या करता है, स्मूथ करता है फूड को, साथ में क्या करता है उसको स्टिकी भी बनाता है, यानी कि चिपचिपा भी बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है ड्रॉ ए रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स लेंस इफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2f, यानी टू फोकस पे अगर अपने पास में जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है तो उसको कॉन्वेक्स लेंस का एक रे डायग्राम अपन को बनाना है। जो रे डायग्राम होगा वो अपने पास में कुछ इस तरीके का होगा। अगर मान लो यहाँ पे 2f नहीं देके और इन्फिनाइट बोल देता कि जो बन रहा है ना, जो डायग्राम रियल इमेज जो बन रही है वो इन्फिनाइट बन रही है, तो यहाँ पे अपन सीधा ऐसे छोड़ देते फिर उसको, क्योंकि फिर अपने पास भी नहीं पता कि कहाँ पे वो रियल इमेज बनेगी। लेकिन अभी क्या दिया हुआ है, 2f पे दिया हुआ है, तो 2f पे जो है वो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। यहाँ पे ये अपने पास में आ गया कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से रे दिखा दी जिसको इसके बीच की दूरी जो B और O है, इसके बीच की दूरी को किससे डिनोट कर रहे हैं, F1 से, और O से और 2f की जो बीच की दूरी है इसको अपन डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे F0 से। साथ में ही जो 2f के नीचे की तरफ जो अपने पास में इमेज बन रही है उसको अपन किससे लिख रहे हैं, CP C2 के द्वारा उसको डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ से लेंस का जो एक सिरा होता है वो पतला होता है, जो बीच वाला जो एज वाला जो सिरा है वो पतला होता है इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस का, और जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। तो अपन इसके बीच के पॉइंट को ये भी बोल सकते हैं कि इसको O से डिनोट कर दिया। यहाँ से जब रे जा रही है वो सीधी जाकर कुछ इस तरीके से अपने पास में 2f पर क्या बनेगी, इमेज बनाएगी, इमेज ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सेकंड पार्ट है वो दिया हुआ है राइट ए डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एज। 23 का ए जो है वो है ड्रॉ ए रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इसमें बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, किसके सेंटर में है। तो देखिए जब सेंटर में अपने पास में होता है तो ये फोकस जो होगी वो क्या होगी, इनके बीच में होगी। तो ये इस तरीके का अपने पास में डायग्राम बनता है जब अपने पास में कॉनकेव मिरर दिया हुआ हो और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे हो, सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे दी हुई हो। इसी का जो लास्ट आता है वो आता है बी, राइट वन यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। अपन को इनका यूज बताना है। देखिए जो कॉनकेव मिरर है वो यूज होता है जैसे कि डेंटिस्ट, सोलर फ्रेंस एंड रिफ्लेक्टर ऑफ ए टॉर्च। इन सब चीजों में अपन किसका यूज ले सकते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज ले सकते हैं। साथ में ही कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कहाँ कहाँ यूज होगा, रियर व्यू मिरर ऑफ कार। जो कार में अपन कोई भी चीज पीछे की तरफ जो देखते हैं ना उसमें कौन सा मिरर जो है वो कौन सा यूज में आता है, कॉन्वेक्स मिरर आता है।